ध्यान देंगे बालक, पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन निकाले थे, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये रिलेशन था हमारा tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस और लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। याद है बालक, ये हमने रिलेशन निकाला था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सुन लीजिए। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ अ बॉडी ओवर रफ इंक्लाइंड प्लेन। किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो याद कीजिए, स्मूथ इंक्लाइंड पे भी अपन निकाले हैं, और वो फॉर्मूला क्या था थोड़ा समझिए। आपको पढ़ाया गया था, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन which having angle of inclination theta and body which having mass m placed on an inclined plane, then what is the acceleration produced in that body, and that is a equal to g sin theta। ये पढ़ाया गया है, आपको याद है। कब? when the surface is smooth, जब सरफेस स्मूथ रहेगा तब। और आपको ये भी बताया गया था कि नीचे लाने वाला फोर्स कौन होता है, तो mg sin थीटा। याद है बालक। आज हम लोग क्या करेंगे कि सेम कंडीशन, केवल सरफेस को रफ कर लेंगे। तो जब सरफेस रफ कीजिएगा तो सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सेलेरेशन। हेडिंग दिया जाए एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सेलेरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, expression of an acceleration of a moving body, expression of an acceleration of a moving body over rough inclined plane, moving body over rough inclined plane, over rough inclined plane। हो गया बालक। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी ओवर रफ इंक्लाइंड प्लेन। यही हमको निकालना है। कोई दिक्कत बालक? तो इंक्लाइंड का मतलब हो गया कि दैट सरफेस विच हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इंक्लाइंड का मतलब ये हो गया कि आपके सरफेस में कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ ढाल है, और कितना एंगल से है, थीटा एंगल से है। चलिए तो बात करते हैं डायग्राम से, केवल समझिएगा, लिखना नहीं है, क्योंकि पहले हम लैंग्वेज लिखवाएंगे उसके बाद डायग्राम पे आएंगे। तो देखिए बालक, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं ऊपर, यही हमको निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो एक डायग्राम लेते हैं। इसके लिए एक सरफेस लेंगे और सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइंड बना लिया जाएगा इस तरीके से। और ये जो सरफेस है बालक, इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाए। इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। रफनेस के लिए ये डॉट जैसा हम लोग दिखाएंगे। और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, ये कितना होगा, तो ये थीटा होगा। ये आप जानते हैं। ये सरफेस जो है इंक्लाइंड है, यहाँ लिख भी लेंगे सर, ये क्या है, तो रफ सरफेस है। कैसा सरफेस? रफ सरफेस। कोई दिक्कत बालक? अब यहाँ पर क्या किया गया, एक बॉडी को रखा गया, यहाँ पर एक बॉडी को हमने रखा विच हैविंग मास कितना, स्मॉल है। तो बताइए अभी इस पर कितना कितना फोर्स ऑपरेट और किस डायरेक्शन में होगा। तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो दो का आप नाम लीजिए, वेट और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखिए परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ले लिए। और आपने बोला कि सर mg तो हमेशा नीचे लगता है, तो यहां से अगर mg का बात किया जाए तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपका mg हो गया। जबकि इसको लगना कहाँ चाहिए था, तो यहाँ पर लगना चाहिए था, लेकिन ये थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा, तो जितना एंगल के इंक्लिनेशन पे आप बॉडी को रखते हैं, उतना ही एंगल से ये डाउनवर्ड अपने एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है। क्यों होता है, इसके लिए एक और डायग्राम देखना पड़ेगा कि अगर ये मास है
और इसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर हुआ और mg नीचे हुआ, और आप बोल रहे हैं कि हम सरफेस पे रख देंगे इंक्लाइंड करके, तो इंक्लाइंड कर दीजिए ऐसे, चलिए, और इसको रखिए, देखिए इधर यहां रख रहे हैं, देखो इधर कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम टेढ़ा करके यहां लाएं तो बताइए mg यहां आया बालक, तो अब mg इस तरीके से लगता है, नहीं वो हमेशा डाउनवर्ड, तो इसको डाउनवर्ड बोलेंगे, इस केस में ये डाउनवर्ड होगा, नहीं डाउनवर्ड कहाँ होगा, नीचे होगा। आप बोलेंगे सर डाउनवर्ड नीचे होगा, तो देखिए जिस mg को यहां लगना चाहिए था, ये mg कितना एंगल से शिफ्ट हो गया, थीटा एंगल से, जितना आपका इंक्लिनेशन रहेगा, जितना इंक्लाइंड रहेगा, इतना ही एंगल से शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक? क्यों हो गया? क्योंकि आप इंक्लाइंड पर रख दिए, तो जितना इंक्लिनेशन होगा उतना ही एंगल से ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो अब बताइए कि जब ये शिफ्ट हो चुका है तो ये कंपोनेंट किसमें लेंगे, शिफ्ट हो जाएगा तो ये कंपोनेंट किसमें होगा, तो ये कॉस थीटा में होगा। क्यों होगा? आपको वेक्टर में पढ़ाया गया था कि जिसके साथ एंगल बनता है बालक कॉस में, और कॉस के परपेंडिकुलर में एक और लेते हैं, किसमें, साइन में। तो आप बोलेंगे कि अगर ये कॉस रहा तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा, और ये क्या होगा आपका mg साइन थीटा। कोई दिक्कत बालक? हमको ये बताइए कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड, और सरफेस आप रफ लिए हैं, तो जब रफ सरफेस लीजिएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, कौन, एफ के। सवाल ये है कि सर आप के क्यों लिए हैं, क्योंकि मोशन कर रहा है, काइनेटिक में है, तो जब काइनेटिक में है तो फ्रिक्शन भी कौन सा लेंगे, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो याद रखेंगे, when the surface is taken as rough then a force of kinetic friction is always operate opposite to the direction of motion of the body। अगर आप सरफेस को रफ कर दिए और बॉडी इंक्लाइंड पर नीचे जा रहा है, तो याद रखेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी कौन सा, तो काइनेटिक, क्योंकि बॉडी आपका किसमें है, मोशन में। क्लियर है बालक? तो आपसे पूछा गया कि बताइए तो ये कितना होगा, यही आपको निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बालक। कोई दिक्कत? अब यहां पर निकालने का तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। निकालने का तरीका क्या है ये बताइए कि इस n को कौन बैलेंस कर दिया, क्लियर है? और अब जब ये दोनों बैलेंस, तो आपको कितना फोर्स दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3, 1 2 3। अच्छा ये बताइए कि ई जब ले लिए दोनों तो इसको लेंगे, नहीं, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? इसका कंपोनेंट आप लिए है ना बालक, आप इसका देखिए, जब आप इसको तोड़ दिए कंपोनेंट में तो इसको हटा दीजिए, खत्म इसका काम, क्योंकि इसका आप दो कंपोनेंट लिए। अब कितना फोर्स है, 4, तो इस n को कौन बैलेंस कर लेगा, अब कितना है, ठीक है? तो अब बताइए कि बॉडी नीचे जा रहा है तो mg साइन थीटा और fk में कौन बड़ा होगा, ये। तो नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, तो मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स, निकल जाएगा एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? तो जितना आप बनाए हैं पहले लैंग्वेज लिखना होगा और इसके बाद हम लोग डायग्राम में आएंगे। पहले इसका लैंग्वेज हमको लिखना होगा, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर ले रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। चलिए लैंग्वेज लिखे तो, और जो लिखेंगे इसी से लिखेंगे लैंग्वेज। लिखा जाए, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, let us consider a body of mass small m, let us consider a body of mass small m which is moving over a rough inclined plane, which is moving over a rough inclined plane, which is moving over rough inclined plane, which having coefficient of kinetic friction, mu k, coefficient of kinetic friction mu k, and
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। हो गया। देखिए सारा डायग्राम में है। अब कहिए कि सर म्यू के नहीं दिख रहा है, तो ये बताओ, तो सरफेस का नेचर है जी, ठीक है, वो कहाँ रहेगा, तो ऑलरेडी फ्रिक्शन, उसको तोड़िएगा तो आ जाएगा। आपको जब डिफाइन किया गया था तो बताया गया था कि एफ के इक्वल टू कितना, म्यू के इंटू एन, याद है, तो याद रखेंगे इसमें ऑलरेडी ये रहता है, इसका कोफिशिएंट है। अब डायग्राम आपको बनाना होगा, डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम पहले भी आ चुका है, स्मूथ सरफेस के लिए था, और ये जो है हमारा रफ सरफेस के लिए है। आए क्या गोल रहता तब ना लुढ़कता, स्लाइड कर सकता है, लुढ़केगा कैसे, लुढ़कने के लिए शेप राउंड होना चाहिए। अगर पहिया रहता तब कहते सॉरी तो लुढ़क जाएगा, रोलिंग होगा, लेकिन ये स्लाइड हो सकता है, रोल नहीं होगा वाला। रोल कब होगा, जब ये दोनों बैलेंस नहीं रहेगा ना, ये दोनों, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, तब ये ऐसे रोल करेगा। हाँ, लेकिन जनरली हमारा ये जो बॉडी है स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। किससे, बिल्कुल हो सकता है। तो अब देखिए एक चीज और है कि अगर ई ज्यादा हो जाए तो मूवमेंट होने देगा जी, ई ज्यादा हो जाए तो मूवमेंट होने देगा नहीं। एक और केस है कि सर मान लिए कि हम फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके आ गए, सब केस चेंज हो जाएगा, वो अलग केस है। इसमें बहुत सारा केस है, बता दे रहे हैं, पहले एक सीख लीजिए उसके बाद बता देंगे। ये भी हो सकता है सर नीचे से ऊपर खींच के ले जाए तब, ये भी हो सकता है कि नीचे और फोर्स लगा दे तब। तो जितना केस लगाना है लगाइए, पहले एक सीख लीजिए, उसके बाद हम चेंज इसको कर देंगे। लेकिन सबका अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, याद रखिएगा। अगर आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए और खींच दिए ऊपर, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर नहीं, कहाँ काम करेगा, पीछे, क्योंकि जिधर आप फोर्स लगाएंगे उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑपरेट होता है। क्या बालक, तो एक चीज और बता दे रहे हैं, थीटा से फोर्स कब कम होता है, जब आप एक्सटर्नल नहीं लगाए। समझ में आ रहा है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिएगा, तो एंगल से हमको क्या मतलब है, हाँ एंगल से मतलब ये है इस कंडीशन में कि दूसरे कंडीशन में, पहले ही बताइए। इस कंडीशन में किसको बढ़ाना है, इसको अगर बढ़ा दीजिएगा ना तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं थीटा बढ़ाने के लिए, तो देखिए थीटा बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप सरफेस को ऐसे कर देंगे तो स्लोप बढ़ गया कि नहीं जी। अब बताइए इस केस में क्या होगा, आपको फोर्स नहीं लगाना है, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए ना आपका फोर्स किस पर डिपेंड करता है, यहाँ देखिए क्या है, थीटा। समझ आ रहा है, इफ वी इंक्रीजेस द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन the acceleration will be also increase. If it decreases the angle of inclination, then acceleration will be decrease. कोई दिक्कत बालक, हो जाएगा। तो अब देखिए आप निकालिएगा तब ना बताइएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि सर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो अगर इसको डिक्रीज कर दीजिएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ई फोर्स ई ज्यादा है कि ई ज्यादा है कि दोनों बराबर है। जब तक ई ज्यादा नहीं रहेगा तब तक मोशन नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मोशन के लिए ज्यादा होना चाहिए। और एक चीज और, आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर कि इक्के होगा, समझ में आ रहा है। हम केवल एफ लिखेंगे कब, जब हमको नहीं मालूम रहेगा कि चल रहा है कि नहीं, और तब हम एंगल देखेंगे कि एंगल रखने पे कितना आ रहा है। जैसे आ गया 10 न्यूटन और ये आ गया आपका 11 न्यूटन, तो ये चलेगा बालक, इसमें मूवमेंट होगा। अगर मान लीजिए 10 न्यूटन आ गया तो मूवमेंट होगा नहीं। मूवमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये फोर्स इससे कम होना चाहिए। और ये किस पर डिपेंड करता है, तो आपके मास पर डिपेंड करता है, आपके एंगल पर डिपेंड करता है। क्लियर है। चलिए यही बनाना था, बन गया बालक।
यहाँ पर बहुत केस है, पहले इसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं और इसके बाद इसका जितना एस्पेक्ट हो सकता है सब हम बता देंगे। कहिएगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन हर केस में अलग अलग कंडीशन होगा, अलग अलग केस में हमको एफबीडी ड्रॉ करके इसको निकालना होगा बालक। समझ आ रहा है? तो पहले इसके बारे में लिखना होगा। लिखा जाए इफ ए बी द acceleration of a moving body, if A be the acceleration of a moving body, A be the acceleration of moving body, then FBD of the body, then FBD of the body। तो FBD आप पढ़े हैं, आपको बताया गया है कि इसमें क्या पढ़े थे बालक, कि हम बॉडी को पॉइंट मान लेंगे। कौन कौन सा फोर्स था? तो आप कहेंगे नीचे था mg cos थीटा, ऊपर कौन था? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, पीछे कौन था? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आगे कौन था? mg sin थीटा, और आपका एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? तो आगे ही हो रहा है। अब टेढ़ा है तो टेढ़ा नहीं बनाएंगे, एफबीडी बताए थे कि वो सीधा बनता है। क्लियर है बालक? अब हमको ये बताइए कि फ्रॉम एफबीडी वी कैन से दैट द वर्टिकल, किसके लिए? तो वर्टिकल के लिए, हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के लिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बैलेंस द mg cos थीटा एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो नेट फोर्स किस में निकालिएगा? हॉरिजॉन्टल में। अब वर्टिकल क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो यहाँ लिख रहे हैं, समझिएगा। सर आप कैसे समझ गए कि बैलेंस है? तो अभी एक विद्यार्थी पूछा है कि सर ये रोल करेगा नहीं करेगा, क्यों? ये दोनों बैलेंस है। अगर ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया तो रोल करेगा बालक, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया तो ये कंडीशन है, कब रोल करेगा? तो जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो। अनइक्वल का मतलब ई ब्लॉक में नीचे वाला पोर्शन हल्का हो, ऊपर वाला भारी हो। समझ में आ रहा है? नीचे वाला हल्का कर दीजिए, ऊपर वाला भारी कर दीजिए। तो जब ये भारी रहेगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन नीचे आएगा और ये तुरंत क्या करेगा? ऐसे रोल करना चालू कर देगा। लेकिन इसका शर्त है, इसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है बालक? तो कंडीशन ये है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और mg cos थीटा ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तब जाके वो होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कंडीशनल फोर्स कहते हैं। कंडीशनल मतलब अलग अलग कंडीशन में चेंज हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जितना आप बना रहे हैं ना, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे आप चेंज करेंगे एक एक क्वांटिटी को, दूसरा खुद चेंज हो जाएगा बालक, ठीक है। तो अभी तो हम लोग निकाल रहे हैं कि रिलेशन देख लीजिए, जब उसके बाद चेंज कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे कि फॉर वर्टिकल के लिए आप क्या लिखिएगा बताइए? n किसके इक्विवेलेंट है? mg cos थीटा। इसको क्या कर लिया जाए? इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पूछा गया कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन है आपके बॉडी में? बिल्कुल है। मोशन नहीं रहता तो ए का एरो कहां से आता? तो अब आपसे पूछा गया नेट फोर्स बताइए बालक, नेट फोर्स बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर नेट फोर्स होता है मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। तो ये बताइए कि ये बॉडी उधर जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर है, तो बड़ा फोर्स कौन है और छोटा फोर्स कौन है? क्लियर है बालक? तो आप बोलेंगे कि सर मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स, तो यहाँ हो जाएगा mg sin थीटा माइनस कितना है बालक? एफ के है, एफ के काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए तोड़िए तो F इक्वल टू क्या होता है? m है, बगल में क्या है? mg sin थीटा। F को तोड़िए तो क्या होगा? म्यू के इंटू एन होगा, याद है? एफ के को तोड़ दिए किस में? म्यू के इंटू एन में। और ये हो गया एम ए mg sin थीटा माइनस म्यू के। एन का वैल्यू इक्वेशन 1 में देख लीजिए, एन का वैल्यू कितना है? mg cos थीटा। यही लिखेंगे, अभी यही लिखना है। तो एन के जगह पे यहाँ लिख दिया जाए कि mg cos थीटा। अब देखिए तो अगर इधर ma है तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? m और g दोनों में है, बाहर निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर ये mg बाहर अगर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? sin थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत बालक? तो अब ये बताइए कि m से m कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू कितना आ गया? g sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा।
ये कितना हो जाएगा बालक, पीछे 1 था और ये हो जाएगा हमारा 2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ओवर रफ इंक्लाइंड प्लेन। चलिए यहां से एफबीडी बना के इसको लिखिएगा। तो अब यहाँ पे जो जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए और हम लोग निकालेंगे। हो गया बालक, आगे बढ़ा दे इसको। बोला जाए। अब ये बताइए फॉर्मूला में कि आपका एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड किया है। तो आप बोलेंगे सर जी तो कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल दिख रहा है, तो थीटा और म्यू के। तो अभी आप पूछ रहे थे सर कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा बालक। अगर आप कह दीजिएगा सर फ्रिक्शन का नेचर चेंज कर देंगे तो चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल चेंज होगा। अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। द रेट ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। याद है बालक। तो अभी फिलहाल क्या दिख रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब एक सरफेस के रफनेस पर डिपेंड करेगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे। कोई दिक्कत बालक। अब यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, हम कंडीशन ले लेते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है और उसका डेरिवेशन हम कर ले रहे हैं, उससे एक्सेलरेशन निकाल कर देख लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, इससे निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या देगा सुन लीजिए। क्वेश्चन में देगा कि एंगल जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, ठीक है, म्यू के आपका 0.2 है। तो बताइए एक्सेलरेशन रफ सरफेस पे कितना होगा। तो बस यही दो चीज चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या है, A = G sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। यही था ना बालक। और रखिए सॉल्व करके निकालिए, बन जाएगा ना बालक। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ रहा है तुमको। हाँ, वैल्यू याद होना चाहिए कि सर sin 30 1/2, cos 30 कितना √3/2। √3 का वैल्यू 1.732। जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन लेंगे, पहले इसका कंडीशन हम देख लेते हैं। अब आप क्या क्या बोल रहे थे, अब यहां से आप बोलिएगा। हम यहाँ पर
आपके बताए गए बात को हम रखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे। और ये सरफेस जो है रफ है, रफ सरफेस। अब बताइए आप क्या कह रहे थे और क्या कहना चाहते हैं इसमें, जो आपका ओपिनियन है बताइए, क्योंकि अभी इस पे बहुत सारा कंडीशन है। बोलिए बालक, क्या किया जाए इसमें? तो देखिए इस पे क्या क्या कर सकते हैं हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपके जो दिमाग में आएगा बताइएगा। देखिए पहले तो 4 फोर्स को फिक्स कर लिया जाए। फिक्स ये कर लिया जाए कि सर एक तो एन हो गया, ये तो बदलेगा नहीं, ये mg cos थीटा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका mg नीचे काम करेगा। ये आपका थीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब आप कहिएगा सर इधर एक और काम करेगा जिसका नाम है mg sin थीटा। इतना हम रोक दिए। अब एक चीज और, अब आपको ये बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई कह देगा कि सर हम क्या किए कि इस पे फोर्स लगा दिए इधर, अब बताइए हम खींच रहे हैं ऊपर चढ़ के, ऊपर खींच रहे हैं, अब बताइए एक्सेलेरेशन। तो आपका एक्सेलेरेशन आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्यों? आप कितना फोर्स, हो सकता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा हो, समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा हो, और आप ऊपर खींच रहे हैं, भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो इसको अवेल ना कर सकते हैं। हमको एंगल से मतलब ही नहीं है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए तो वहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? नेग्लेक्टेड हो जाएगा। दूसरा चीज कि सर मान लीजिए कि हम इधर फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम इधर फोर्स लगा देंगे तो और पहले से भी और ज्यादा आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाएगा बॉडी का। ठीक है, तो ये तो आपको बता चुके हैं इधर वाला। हम थोड़ा उल्टा ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कि सर मान लीजिए कि इधर हम फोर्स लगा के खींचे, तब बताइए तो क्या होगा? तब सुनिए, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें एक और आ जाएगा, कौन? तो एफ के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके मोशन अगर बॉडी को इधर ले जाइएगा तो एफ के अपोजिट ना लगता है जी। तो एक तो पहले से था इधर, कौन? mg sin थीटा, एक और आ गया, कौन? एफ के। इसका मतलब कि आपका ये फोर्स इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए तब मूवमेंट होगा, नहीं तो मूवमेंट। क्लियर है बालक? ये है। अब आप कहिए कि सर एंगल बढ़ा दे घटा दे, ठीक है, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका डेरिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तब फाइनल फॉर्मूला में देखेंगे कि भाई रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसका निकाल दे, हम एक्सेलरेशन निकाल दिए इसका। तो अब बताइए कि ई तो इसको बैलेंस कर लेगा, इसका काम खत्म। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे किससे? हॉरिजॉन्टल वाले से निकालेंगे। हम समझा रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यहाँ एन किसको बैलेंस कर लेगा? mg cos थीटा, इसका काम खत्म। और आप खींच के कहां ले जा रहे हैं? ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां है? अपवर्ड। तो अब देखिए अगर हम कह दे कि नेट फोर्स बताइए बालक, नेट फोर्स बताइए, तो नेट फोर्स क्या होता है अभी बताइए कि ज्यादा फोर्स माइनस मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। तो अब बताइए कि नेट फोर्स को एफ लिख दिया जाए और इसको भी एफ लिख दिया जाए तो मालूम चलेगा कौन है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश कर देंगे ताकि मालूम चले कि अप्लाइड फोर्स लिया गया है। ध्यान देंगे, ये जो फोर्स है इसको एफ डैश कर दिया जाए और इसको नाम क्या दे देंगे? अप्लाइड फोर्स, क्योंकि बाहर से लगाया गया। ठीक है, तो अब बताइए कि नेट फोर्स क्या होता है? तो कहिएगा मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। तो मैक्सिमम कौन है? जो आप फोर्स लगाए हैं। मिनिमम कौन है? तो पीछे वाला। पीछे कितना था जी? mg sin थीटा प्लस क्या था? कोई दिक्कत बालक? तोड़िए इसको। F इक्वल टू एम है, ये F डैश माइनस mg sin थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ दीजिए, फिर तोड़ेंगे इसको। म्यू के और एन को क्या लिखा जाए? mg cos थीटा, याद है? क्या हो गया? सामने देखो, हम बता रहे उधर सिर पटक रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, क्लास छूटा नहीं ना बालक? चलिए छोड़िए मत, छूट जाए तो जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, छूटेगा फिर नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? जिनका क्लास कंटिन्यू होगा वही क्वेश्चन पूछ पाएंगे और वही समझ भी पाएंगे बालक। ठीक है, तो देखिए ये समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम चेंज कर दिए केस, क्योंकि एक विद्यार्थी बोला है कि सर ऊपर फोर्स लगा दे, तब हम ही चेंज कर दे। जो भी आपको करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये इसको बैलेंस कर दिया, बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर, इसका मतलब कि आप ही ज्यादा फोर्स लगाए हैं तभी ऊपर जा रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स, ठीक है बालक। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना होगा कि जब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस कन्वेंशन चेंज हो जाएगा ना जी, समझ में आ रहा है, पीछे दो दो फोर्स है तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो तुरंत माइनस हो जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर अगर ब्रैकेट खोल दे हम तो एम ए इक्वल टू, अब कहिए सर इसको काहे नहीं तोड़ रहे हैं, तो ये अप्लाइड फोर्स है, इसको कैसे तोड़ दीजिएगा, ये आप फोर्स खुद लगाए हैं तो फोर्स का वैल्यू लिखा जाता है, जैसे 100 न्यूटन 200 न्यूटन वहां रखा जाएगा, इसको अभी नहीं तोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दे बालक, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, तो आप कहिए सर कॉमन दोनों में एम जी है, बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल। एम ए इक्वल टू एफ डैश माइनस, दोनों में से एम जी बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, कॉमन निकालने से कुछ फायदा हो रहा है जी, ब्रैकेट ओपन करने से कुछ फायदा हुआ है, अगर एम जी निकालेंगे तो फिर तो वही रह जाएगा, नहीं, चलिए इसको ब्रैकेट को हम ब्रैकेट में ही छोड़ देंगे, नहीं ओपन करेंगे, ठीक है, कुछ फायदा नहीं हो रहा वाला ब्रैकेट ओपन करने से, क्योंकि जब एम जी कॉमन लीजिएगा तो अंदर वाला फिर चिन्ह क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। इतना ही छोड़ देते हैं, इसमें एन जी आप बोले हैं कॉमन लेने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू के, और कौन बाहर गया है एम जी, तो कौन बच जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाला। अब कहिएगा सर एम कॉमन लीजिए, नहीं लेंगे, क्यों, इसके पास कहाँ एम दिख रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे कि एफ डैश माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, और यहाँ टोटल के अपॉन में क्या आ जाएगा एम, वो डिवीजन में आ जाएगा, अलग कीजिए इसको, तो ए इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम और माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, अपॉन में क्या आएगा एम, एम से एम कैंसिल हो गया, यही आपका इक्वेशन हो गया एक्सेलेरेशन का। सर एफ डैश अपॉन एम माइनस कितना बालक, जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, यही है आपका एक्सेलेरेशन। क्लियर है बालक। अब आप जहां कहिए नीचे ऊपर थीटा चेंज करने के लिए जो कहिएगा सब हो जाएगा, लेकिन ये +2 में नहीं पूछता है, +2 में नहीं है, क्यों नहीं है, कॉम्पिटिटिव में आता है बालक, बता दी अलग बात है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव में रहेगा, ठीक है, जानिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, अप्लाइड फोर्स के बाद ये डेरिवेशन चेंज हो गया है आपका, समझ में आ रहा है बालक। तो आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कहेगा सर एंगल चेंज कीजिए, तो आपको खुद दिख जाएगा, चेंज कीजिएगा तो यहाँ रिजल्ट आपको खुद दिख जाएगा, क्योंकि ये एंगल पे भी डिपेंड करेगा, आपके अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, और बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है बालक। तो फॉर्मूला में सारा रिजल्ट हमको दिख जाता है। तो आपको लिखना कौन है, तो लिखना आपको कहाँ गया जी, ये वाला यही था। अब इसको लिखना चाहते हैं तो हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगी नहीं। चलिए तो एक क्वेश्चन दे दें। अच्छा इसका हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, जैसे आप बोलेंगे सर ऊपर फोर्स लगेगा, तो ऊपर नहीं, हम 3-4 केस में शेयर कर देंगे आपको, समझ में आ रहा है। पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा, और निकाल के आपको बता ही दिए कैसे निकालना है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। आप चाहें तो आपको लिखवा सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है वाला। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। लिखा जाए इफ अ बॉडी or a heavy box if a body or a heavy box which having mass 20 kg placed on a horizontal surface
placed on a horizontal surface, placed on a horizontal surface where coefficient of kinetic friction, where coefficient of kinetic friction between the box, coefficient of kinetic friction between the box and surface, between the box and surface is 0.25, between the box and surface is 0.25. पैराग्राफ चेंज करके calculate the force of kinetic friction, calculate the force of kinetic friction, the force of kinetic friction and acceleration produced, force of kinetic friction and acceleration produced under a force of, acceleration produced under the force of 98 Newton, under the force of 98 Newton applied, under the force of 98 Newton applied horizontally, हो गया बालक? चलिए इसका डायग्राम पहले हम बना दे रहे हैं, गिवन डाटा लिखेंगे और बनाएंगे। देखिए, अच्छा इसमें कहीं एंगल दिया है, कहीं कहा कि इंक्लाइंड पे रखे हैं, कहाँ रखे हैं? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक, तो बताइए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप रख दिए और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिए तो नीचे क्या काम करेगा, ऊपर क्या काम करेगा? आप एक चीज और ध्यान देंगे, कह रहा है कि इसको मोशन कराया जा रहा है, इस पर फोर्स लगा के, कितना फोर्स लगाए हैं? 98 न्यूटन का फोर्स लगाए, एफ डैश नाम दे देंगे, आप फोर्स लगाए हैं। तो बताइए जब इसको मोशन कराइएगा आप 98 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ काम करेगा? पीछे। तो क्या नाम देंगे? KSL। यहाँ क्या नाम दिया जाएगा? के। क्यों? चल रहा है। देखिए ए का डायरेक्शन देखिए, नहीं चलता तो जीरो लेते, चलने का मतलब काइनेटिक में है। तो आपसे दो तीन चीज पूछ रहा है। और एक चीज ध्यान देंगे, सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिया हुआ है 0.25। तो आपसे दो चीज पूछा कि बताइए ई एक्सेलरेशन कितना होगा और ई कितना लगा होगा। फिर समझिए, नहीं तो हम बना देंगे, आपको समझ में आएगा नहीं, कॉपी में लिख लीजिएगा, काम हो जाए खत्म। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरफेस का ये कोफिशिएंट हो गया और इस पर इतना फोर्स लगाया जा रहा है इसको आगे मूवमेंट में लाने के लिए। तो जब मूवमेंट में लाइएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन कितना आएगा और ये बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो पहला काम क्या है, सुन लीजिए, पहला यही निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है F इक्वल टू एम ए। तो A इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन ए एम। तो F कौन है, जो मोशन कराता है। तो आप कहेंगे कि सर 98 है और मान लीजिए कि 10 न्यूटन आ जाएगा, तो 98 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 88 नेट फोर्स होगा, यही मोशन कराएगा। तो जब तक इन निकाल के सब्ट्रैक्शन नहीं कीजिएगा आपका एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए इन निकालना बहुत जरूरी है। तो पहले इसी को निकालेंगे, पहले हम इसी को निकालने वाले हैं। तो ये बताइए गिवन डाटा में क्या दिया है बालक। गिवन डाटा में अगर हम बात करें, गिवन डाटा में बताइए क्या है। तो आप कहेंगे कि सर गिवन डाटा में सबसे पहले लिखा जाए, इधर बोलिए मास कितना है, 20 kg। अब बताइए आगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन सरफेस के लिए कोफिशिएंट 0.25, अप्लाइड फोर्स आप कितना लगाए हैं, 98 न्यूटन का। निकालना क्या है,
तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है और क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन। कोई दिक्कत बालक? गिवन डाटा हो गया और डायग्राम हो गया। अब ये बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन का नाउ फ्रॉम फिगर। देखिए तो आप पढ़े हैं, आपको बताया गया है कि एफ के कितना होता है, तो एफ के होता है म्यू के इंटू एन, याद है। अब यहाँ पर म्यू के एन इक्वल टू एम जी होता है। आप लिखे हैं फिगर से क्या एन किसके इक्विवेलेंट होगा, एम जी। तो अब सारा वैल्यू रखिए और निकालिए म्यू के एम जी। तो यहाँ पर एफ के इक्वल टू कितना होगा, तो सर म्यू के एम जी, म्यू के है 0.25, मास था 20 या जी का वैल्यू 10, डेसिमल हटाइएगा तो 100 आएगा, 25 4 100, 4 5 20, तो एफ के कितना आ गया 50 न्यूटन। अब बताइए आप कितना फोर्स लगाए हैं, फ्रिक्शन कितना है, तो बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा 48, मतलब 48 न्यूटन से आप उसको आगे ले जाइएगा। तो देखिए एक रिजल्ट मेरा आ गया। अब हमको एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन के लिए हम पढ़े एफ इक्वल टू एम है, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो आप कहेंगे सर 98 न्यूटन में से हमको 50 माइनस करना होगा क्योंकि नेट फोर्स चाहिए, और मास हमारा 20 है, तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन, इसको 2 इंटू 10 लिख दें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ए इक्वल टू हो गया 24.10, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? बना लीजिए। इसमें इतना कंडीशन है बालक कि डिस्कस करें तो बहुत बेहतर भी लगेगा, ठीक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। डायग्राम खुद समझने के लिए है, ठीक है, जब धीरे धीरे समझ जाएगा तो डायग्राम का कोई जरूरत नहीं रहेगा। आगे बढ़ा दे इसको। एक बार दो बार आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जब तक खुद से नहीं समझेंगे एक दो बार प्रॉब्लम हो जाएगा बालक। और कंडीशन तभी समझ में आएगा जब ये बात आपको समझ में आ रहा होगा।